नहीं होगा, अलग आ रहा बटन इसमें। हाँ जी, तो हमने कहा कि इंड AS 102 में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। हमने कहा कि अगर मान लीजिए नॉन एम्प्लॉइज हो, तो नॉन एम्प्लॉइज के केस में हम लोग अपने पास रिकॉग्निशन करते हैं। मुझे फटाफट से बताना, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को किस पर रिकॉर्ड करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। किस दिन, कौन से दिन रिकॉर्ड करते हैं, मैं भूल गया। किस दिन रिकॉर्ड करते हैं? हम ये रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेट ऑफ ग्रांट या ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल या ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी डेट को हम करते हैं? हाँ, मतलब मेजरमेंट डेट कौन सी है? व्हाट इज द डेट ऑफ मेजरमेंट? दिस इज योर मेजरमेंट डेट। और मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम क्रेडिट जो कर देते हैं, वो क्या क्रेडिट कर देते हैं? SBP रिजर्व या SBP लायबिलिटी, कि आपने इसे कैश में देना है या आपने इसे रिजर्व में, शेयर्स में देना है। इसके ऊपर कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं है। फिर मैंने आपको एम्प्लॉइज का बताया था, इसका डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। जब एम्प्लॉइज पर बनाया था तो हमने मोटा मोटा क्या डिस्कस किया था कि हमने कहा इनके अंदर ना मेजरमेंट करने की, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू करने के लिए क्या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अवेलेबल? फटाफट से बताओ, क्या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अवेलेबल? हाँ, वो तो अवेलेबल होती है, बट ये बताओ क्या वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज कैन बी कैलकुलेटेड? अपने आप को याद करो कि आपको सीए साहब दफ्तर में क्या बोलते रहते हैं। वो कह रहे हैं तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे आदमी हो। इससे समझ लो कि मतलब तुमको क्या लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है आप कुछ काम नहीं करते हैं। एम्प्लॉय की सर्विसेज को क्या वैल्यू किया जा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। वो पूरा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहेगा और काम कुछ नहीं करेगा, प्रतीत ऐसा होगा काम कर रहा है। देयरफॉर इसके लिए हम क्या करते हैं? देयरफॉर हम कहते हैं कि इनके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, इनके लिए हमने अलग फॉर्मूला बना दिया। हमने इनके लिए क्या बोल दिया कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। हम क्या बोलते हैं कि ये किसकी है? ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस है। इनमें आमतौर पे ग्रांट डेट और अप्रूवल डेट एक ही होती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके अंदर हम जो मेजरमेंट करते हैं उसी सेम डे पर ही मेजर करते हैं। यही ग्रांट डेट अप्रूवल डेट होती है, इसी दिन ही मेजर होती है। मेजरमेंट ऑन अप्रूवल ऑब्लिक ग्रांट डेट ये सेम होती है, इसके अंदर अलग नहीं होती है। यानी जिस दिन अप्रूव किया वही आपकी अल्टीमेट डेट है, उसी दिन आपने अपने पास फेयर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है और वही आपकी मेजरमेंट डेट है। फिर इस वैल्यू को हम क्या चेंज करते हैं? अगर ये SBP रिजर्व हो तो करते हैं, SBP लायबिलिटी हो तो नहीं करते हैं। फिर मैंने आपको इसके अंदर अकाउंटिंग के बारे में कुछ बातें बताई कि इसकी अकाउंटिंग क्या होती है इन केस ऑफ एम्प्लॉइज। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉइज, तो मैंने आपको इसके अंदर जो एंट्रीज बताई मैंने दो भागों में बांटकर बताई। मैंने कहा साहब ऐसा है, या तो ये हो सकते हैं इक्विटी सेटल्ड या ये हो सकते हैं कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड को हमने क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। जब हम बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड, तो इक्विटी सेटल्ड मतलब आप इसमें SBP रिजर्व बनाएंगे विच इज पार्ट ऑफ इक्विटी। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप SBP लायबिलिटी बनाएंगे विच इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर SAR। ये आपकी करंट और नॉन करंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। मैंने इसकी जनरल एंट्रीज भी आपके साथ बताई थी, मुझे बताना कौन कौन सी एंट्रीज थी। इसको मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, बट फिर भी मैंने कहा इंटीग्रेट कर देता हूं क्विकली। मुझे बताओ इसमें इक्विटी सेटल में एंट्रीज क्या होती हैं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, यहां आ गया हमारे पास SBP रिजर्व। फिर बाद में P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। और जब सेटलमेंट करते हैं तो SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिट किसे कर देते हैं हम लोग अपने पास, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कोई चीज लैप्स हो जाए तो उसे हम कहां डाल देते हैं, जनरल रिजर्व। हमारा इंस्टीट्यूट इसकी एंट्री आमतौर पे नहीं करता है, इन दोनों को कंबाइन करके इक्विटी या शेयर कैपिटल लिख देता है, इसे जनरल रिजर्व या इक्विटी लिख देता है, या अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी लिख देता है। यू मे सी दीज डिफरेंसेस, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको। हम अपने पास जब इसकी एंट्रीज को डालते हैं तो इसके अंदर मुद्दा उठता है कि इसका हम एक्सपेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक्सपेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, तो मुझे ये बताओ ये जो एक्सपेक्टेशन है ये वेरी करेगी, फटाफट से बताना, ये वेरी करेगी ड्यू टू, ये वेरी करेगी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस और नॉन मार्केट कंडीशंस। ये किन की हिसाब से वेरी करेगी, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट किन के हिसाब से वेरी करेगी, तो इसका मतलब दिस विल वेरी ड्यू टू नॉन मार्केट कंडीशंस। ठीक है, हमारे को भाई वो इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो चेंज होते रहते हैं, वो तो ऊपर नीचे करने ही पड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर मान लीजिए हैं नॉन मार्केट कंडीशन से ही चेंज हो रहे होते हैं तो उसी की बात करेंगे अपने पास। ठीक है, असफर मुझे ये बताइए, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं फेयर वैल्यू, चूंकि ये कैश सेटल नहीं है तो ये फेयर वैल्यू कौन से डेट का है, ये ऑन मेजरमेंट डेट का है, ऑन मेजरमेंट डेट या ऑन ग्रांट डेट। ये लेटर ऑन हम चेंज नहीं करते हैं। क्या ये वेरी करेगा, वेरी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, ये वेरी करता है ड्यू टू मार्केट कंडीशन, बट यूजलेस फॉर अस, यूजलेस फॉर अस, हम उसको वेरी नहीं करवाएंगे। ओके, मॉडिफिकेशन का अलग मुद्दा है। मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर्ड पीरियड, जितना पीरियड बीत गया, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड पीरियड। मुझे बताओ क्या टोटल एस्टिमेटेड पीरियड ये हो सकता है आपके पास वेरी करे ड्यू टू मार्केट कंडीशन, या ये हो सकता है ये आपका वेरी ना करे ड्यू टू नॉन मार्केट कंडीशन। तो मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ये एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड आपका वेरी कर रहा है ड्यू टू मार्केट कंडीशन, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे। यानी वेस्टिंग पीरियड ऊपर नीचे हो रहा है ड्यू टू मार्केट कंडीशन, भूल जाओ उसको, वो आपके काम का नहीं है। लेकिन वेस्टिंग पीरियड चेंज हो रहा है ड्यू टू नॉन मार्केट कंडीशन, क्या आप उसे कंसिडर करेंगे? द आंसर इज यस। मार्केट कंडीशन से चेंज आपका वेस्टिंग पीरियड नहीं हो सकता है। ओके, फिर मैंने आपसे यह कहा कि अगर मार्केट कंडीशंस के अंदर आपका वेस्टिंग पीरियड जल्दी आपको तैयार करवा देता है तो आपको अपना एक्सपेंस एक्सीलरेट करना पड़ता है, और अगर लेट करवाता है तो आप अपना ओरिजिनल एक्सपेंस एज इट इज रिकॉग्नाइज करते रहते हो, और आखिरी में आकर वो या तो लैप्स हो जाएगा या वो आपका ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, मतलब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। माइनस कर देते हो जो आपका पिछला एक्सपेंस था, तो क्या निकल कर आ जाता है, ये आपका एक्सपेंस की जनरल एंट्री होती है। ये ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया। यहां पर हमने कहा ये हमारे पास एंट्रीज जनरलाइज की जाती हैं। यहां तक की चर्चा का वीडियो बना हुआ था, इसके बाद हम अब डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कैश सेटल्ड होता है तो एंट्रीज क्या क्या बनती हैं। अगर कैश सेटल्ड होगा तो पहली एंट्री तो वही आएगी, ईसी अकाउंट डेबिट टू, एसबीपी रिजर्व की जगह क्या बन जाएगा, एसबीपी लायबिलिटी बन जाएगा। ओके, क्या यहां पर भी एंट्री पी&एल की जनरलाइज की जाएगी? द आंसर इज यस। यहां पर ये जो आपने एंट्री डाली है, इस एंट्री को डालने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर जब काम करना है तो क्या एसबीपी लायबिलिटी को रिवाइज करना पड़ता है, हमको बार बार रीवैल्यू करना पड़ता है? द आंसर इज यस, हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं। मैं इसके एक्सपेंस की एंट्री आपसे पूछ रहा हूं कि इसके एक्सपेंस की एंट्री को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सेम एज इक्विटी सेटल्ड, बट एक डिफरेंस है, एक्सेप्ट यूज फेयर वैल्यू ऑन, कौन से दिन की फेयर वैल्यू यूज करोगे? फेयर वैल्यू ऑन बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट। क्या ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू आपको चाहिए? आपको ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने काम को इस तरह से इसे कैलकुलेट करना पड़ता है।
जब हम इसको अपने पास रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये आखिरी में आकर सेटलमेंट होती है। ये एंट्री हर साल होती रहती है, हर साल आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये हमेशा जो भी चेंजेस आते हैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट में जाते हैं। सेटलमेंट जब होती है तो एसबीपी लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं और यहां पर हम बैंक का अमाउंट डाल करके इसको पे कर देते हैं। यहां पर हम जब सेटल करते हैं तो सेटलमेंट पर हम लोग फेयर वैल्यू नहीं देखते, हम फेयर वैल्यू नहीं देखते, इंस्टेड हम क्या देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये हमारे पास क्या निकल आती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मान लीजिए यहां पर भी ऑप्शंस लैप्स हो जाती हैं तो एसबीपी लायबिलिटी जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाती है। ये हमेशा कहां एडजस्ट होती है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट में चली जाती है। दिस ऑलवेज गोज टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट, इसका जनरल रिजर्व से कोई लेना देना नहीं होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज फायदा टू एम्प्लॉय, यस बिल्कुल ठीक, ये उसका एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है ये उसका फायदा है। बट इसे कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला बता दिया कि हमको इस तरह से इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने ये आपके साथ क्वेश्चंस किए थे, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। फिर हमने आपके साथ और भी कुछ बातें पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन दो तरह की हो सकती हैं, एक हो सकती है अनफेवरेबल टू एम्प्लॉइज। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन अनफेवरेबल टू एम्प्लॉइज है तो उसका क्या करना है, उसे आप इग्नोर कर देंगे। मतलब ये, क्या आप अपना ओरिजिनल एक्सपेंस एज इट इज रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, जो आपका ओरिजिनल एक्सपेंस है वो आप एज इट इज रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। अच्छा, अगर आखिरी में आकर वो कैंसिल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा तो इक्विटी सेटल्ड तो कहां चला जाएगा, अगर आखिरी में आके इक्विटी सेटल्ड है तो कहां चला जाएगा, जनरल रिजर्व में चला जाएगा। और अगर कैश सेटल्ड है तो आखिरी में आकर कहां चला जाएगा, दैट विल गो टू एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट। अगर ये फेवरेबल है तो हमें इसमें काम करना पड़ता है। फेवरेबल है, इसको रीप्राइसिंग भी बोलते हैं। ये कैश सेटल्ड के लिए तो काम की ही नहीं है, कैश सेटल्ड के लिए तो काम की ही नहीं है, लेकिन इक्विटी सेटल्ड के लिए काम की बात है। तो मुझे फटाफट से बताओ इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसमें एडिशनल एडवांटेज को ढूंढते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, एडिशनल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, एडिशनल एडवांटेज का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस आफ्टर रीप्राइसिंग, रीप्राइसिंग के बाद माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस बिफोर रीप्राइसिंग। ये मैंने ग्रांट डेट लिखा है कि बिफोर रीप्राइसिंग लिखा है, तो मैंने अपने पास ग्रांट डेट नहीं लिखा है। तो आप ये देखेंगे रीप्राइसिंग से पहले की फेयर वैल्यू और रीप्राइसिंग के बाद की फेयर वैल्यू। इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम प्रोस्पेक्टिवली राइट ऑफ करेंगे। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जिस डेट को आप चेंज कर रहे हैं वहां से इसको समझ लो नई ऑप्शंस ग्रांटेड है, वहां से काउंट करके आप उसको राइट ऑफ करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर भी आपने अपने पास कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपका इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। फिर मैंने कहा इसी में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उसने कैश सेटल्ड में फेवरेबल रीप्राइसिंग की बात कर दी थी, क्योंकि रीप्राइसिंग से हमारा ऑलरेडी फेयर वैल्यू का इफेक्ट इसमें आ रहा होता है, इसलिए कैश सेटल्ड में रीप्राइसिंग का कोई यूज नहीं होता है। एक क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने बोल रखा था, श्रुति जब भी सार लैप्स होंगे तो हमेशा हमने उसके एडजस्टमेंट कहां पर करनी है, उसकी चेंज इन सारी वैल्यूज कहां एडजस्ट हो जाती हैं, दे गो टू ईबी अकाउंट्स। ठीक है, हमने कल एक लेजर बनाया था, हमने उसको ईबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था लास्ट में आकर। पीएनएल भी बोल सकते हो अगर आप ईबी अकाउंट नहीं बोलते तो। ठीक है, फिर मैंने आपके साथ एक बात बताई थी, कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट। तो मैंने इसके अंदर दो बातें बताई थी, मैंने कहा हो सकता है कैंसिलेशन हो या हो सकता है कैंसिलेशन विद सेटलमेंट अमाउंट हो, कि हमने कुछ पैसे भी अपने पास दे रखे हैं। अपनू कह रहे हैं फेवरेबल का क्या मतलब हुआ, फेवरेबल का मतलब है कि एम्प्लॉय के हक में हमने बेनिफिट कर दिया बाय रिड्यूसिंग द एक्सरसाइज प्राइस, हमने ईपी को रिड्यूस कर दिया, यह है फेवरेबल। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट में अगर कैंसिलेशन कर रहे हो तो आपको आज ही कैंसिल करना है, अभी बैलेंस पीरियड बचा हुआ है,
आज ही कैंसिल करना है, तो क्या बचे हुए एक्सपेंस को एसिलरेट करना पड़ेगा? हमें आने वाले एक्सपेंस को एसिलरेट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। ये भी कैश सेटल के कंटेक्स्ट में बोले तो बेकार की बात है, क्योंकि एक्सपेंस का बुक करना और आखिरी में रिकॉग्नाइज करना बेकार होता है। तो दिस इज इन रिलेशन टू इक्विटी सेटल्ड ओनली। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं कि सर कैश सेटल्ड है तो एसिलरेट भी करो और फिर ट्रांसफर कर दो इंप्लॉय बेनिफिट में, तो एसिलरेट जब करते हो तो भी इंप्लॉय बेनिफिट में, तो वापिस हटाओगे तो भी इंप्लॉय बेनिफिट में, तो मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब अगेन इट इज रेलेवेंट फॉर इक्विटी सेटल्ड की इक्विटी सेटल्ड में ऐसा करना होता है। और अगर मान लीजिए कैश विद सेटलमेंट होता है, तो मैंने आपको इसमें 3 स्टेप अप्रोच बताई थी। फटाफट से बताओ 3 स्टेप अप्रोच कौन कौन सी थी। हमने कहा हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसिलरेट कर देंगे अपने एक्सपेंस को। एंट्री क्या बनेगी उसके लिए, ईबी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, एसबीपी रिजर्व। हमने अपना एसिलरेट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा एसबीपी रिजर्व को। क्या बनाना पड़ेगा, एसबीपी लायबिलिटी। लेकिन ध्यान दें, एसबीपी लायबिलिटी किस पर आएगी, ये एट फेयर वैल्यू आएगी। कौन से दिन की फेयर वैल्यू, ओरिजिनल फेयर वैल्यू के आज की फेयर वैल्यू, कौन सी फेयर वैल्यू, ये आज की फेयर वैल्यू है, टुडे फेयर वैल्यू। इसमें अगर कोई डिफरेंस आ जाएगा तो डिफरेंस कहां चला जाएगा, वो डिफरेंस जनरल रिजर्व में चला जाएगा। और फिर उसके बाद सेटलमेंट की एंट्री आएगी, और सेटलमेंट में क्या एंट्री बनेगी, एसबीपी लायबिलिटी, जिसकी बुक वैल्यू ये होगी, और आप इसको बैंक से पे कर देंगे। इसमें भी डिफरेंस आ सकता है, इसका डिफरेंस आएगा तो कहां चला जाएगा, ये लायबिलिटी के सेटलमेंट का डिफरेंस है तो कहां जाएगा, दिस विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पर हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, वो क्वेश्चन हम 1-2 भी डिस्कस कर लेंगे अपने पास। फिर मैंने कहा था कभी कभी हमारे पास इसमें टीडीएस की प्रोविजंस भी आ जाती है, कई बार इसमें टीडीएस की प्रोविजंस भी आ जाती हैं। मुझे फटाफट से बताओ, अगर टीडीएस का अमाउंट आ जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ईच ईयर प्रोविजन बनानी पड़ती है। हम अगर ईच ईयर प्रोविजन बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टीडीएस प्रोविजन। अगर ये कैश सेटल्ड होगा, कैश सेटल में किसी और सेक्शन में कटता है, उसके अंदर चूंकि कैश देना होता तो सैलरी का पार्ट बन जाता है, बट उसके अंदर भी चूंकि देना बाद में है तो आप यहां पर एसबीपी लायबिलिटी टू टीडीएस प्रोविजन बना देते हैं। फिर उसके बाद हम अपने पास जब ये सेटलमेंट का समय आता है तो हम सेटलमेंट के समय ये जो टीडीएस की प्रोविजन है, इसको एग्जैक्ट टीडीएस की लायबिलिटी जो है उस पर कैलकुलेट करके पेबल अमाउंट दिखा देते हैं। मुझे बताइए टीडीएस पेबल का अमाउंट जो है वो किसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो इनकम टैक्स वाले जो कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टीडीएस का रेट, इसके हिसाब से वो टीडीएस पेबल का अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास कोई डिफरेंस चला आता है तो वो डिफरेंस कहां चला जाएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास इसमें कोई डिफरेंस चला आएगा तो कहां चला जाएगा, दिस विल गो टू ईबी अकाउंट या P&L अकाउंट। और फिर उसके बाद टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री होती है, विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी। तो टीडीएस पर कोई क्वेश्चंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसके ऊपर सेफली, इसे ज्यादा बस इतना पढ़ लिया तो भी इतना काफी है आपके लिए। फिर हमने कहा कि हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं, वो कौन सी ऑप्शंस होती हैं, हमारे पास ग्रेडेड ऑप्शंस भी होती हैं। ये स्पेशल सिचुएशंस हैं, तो ग्रेडेड ऑप्शंस कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते हैं और मल्टीपल केसेस हो जाते हैं। फॉर ईच ग्रेड आपको सेपरेट सॉल्यूशन करना पड़ता है। इसका मतलब आपको हर ग्रेड के लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो हमने पास ऐसा करना है। आकाश इसका एग्जाम्पल करवा दिया होमवर्क वाला, आप लेट आए होंगे, तो इसका मतलब हमको अपने पास इसके अंदर फॉर ईच ग्रेड कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर इसके अलावा मतलब इसमें कुछ ऐसा अलग से चीज नहीं है। फिर हमारे पास एक होता है वेस्टेड सार। कभी कभी हमारे पास सार आता है विच इज ऑलरेडी वेस्टेड, तो अगर ऑलरेडी वेस्टेड है तो हम अपने पास ऑन द ग्रांट डेट ही ईबी को रिकॉर्ड कर देते हैं फुल अमाउंट से, और साथ में एसबीपी, क्योंकि सार है तो लायबिलिटी बन जाती है।
हम आज ही अपने पास इसको क्या कर देते हैं, लायबिलिटी में डाल देते हैं। फिर लेटर ऑन क्या हम अपने पास एसबीपी लायबिलिटी को रीमेजर करते रहते हैं? द आंसर इज यस। किसके थ्रू करते रहते हैं? ये करते हैं थ्रू ईबी अकाउंट या P&L अकाउंट भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू इसको रिवैल्यू करते रहते हैं। और आखिरी में आके हम सेटलमेंट कर देते हैं, और सेटलमेंट जब करते हैं तो एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक के साथ इसकी सेटलमेंट कर देते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के हमारे पास अभी तक की जो बातें मैंने आपके साथ करी वो ये हैं। अभी भी हमारे पास कुछ मुद्दे बचते हैं कि सर क्या होगा अगर कोई ग्रुप कंपनी के ऑप्शंस होंगी तो क्या होगा, या अगर हमारे पास फैंटम शेयर्स होंगे तो फैंटम शेयर्स में क्या होना चाहिए, या इस इंड एस को हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ये 3 बातें मेरे पास अभी भी बची हुई हैं। इन 3 बातों को छोड़कर के बाकी सब बातें हमने अपने पास समाप्त कर डाली हैं। कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट का एक आधा सवाल भी मैं आपके साथ करूंगा। अभी मैं इसको वीडियो को स्टॉप कर